बैक टू माय चैनल। सो फाइनली पीएनबी सीएसए में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका मेल आना स्टार्ट हो गया। हालांकि डेट इन्होंने पहले ही बता दी थी कि ज्वाइनिंग आपका कब होने वाला है करके, साइट पे इन्होंने लिस्ट दे दी थी कैंडिडेट्स की। अब इन्होंने मेल भेजना स्टार्ट किया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है और कब आना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिटेल इन्होंने मेल में बताया। तो बहुत से लोगों को मेल रिसीव हो गया है, कुछ लोगों का अभी मेल रिसीव नहीं हुआ है। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपको रिसीव हो जाएंगे रात तक या कल सुबह तक। बाकी आप स्पैम फ़ोल्डर और अपडेट का जो फ़ोल्डर होता है वो दोनों आप चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी वहाँ पे भी होता है तो अपने को नहीं दिखता है, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लें, अदरवाइज़ आपका आ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि मेल जो भेजते हैं ना, ये वो स्लॉट वाइज भेजते हैं, तो सबको एक साथ रिसीव नहीं होता है, थोड़ा इंटरवल पे रिसीव होता है, तो सबको रिसीव हो जाएगा। इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि मेल रिसीव हो गया, अभी आपको आगे क्या करना है, प्रोसेस क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ डॉक्यूमेंट रिलेटेड। बाकी डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है रिलेटेड टू पीओ। ठीक है, तो वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, फिल कैसे करना है, वो मैंने डिस्कस किया, तो वो वीडियो को मैं पिन कर दूंगा, वो भी आप देख लेना, तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके लेटर्स में लिखा होगा कि 7 दिन के अंदर आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर क्या है कि आपका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर करके पीएनबी के साइट पे। अब ये साइट पे आपको कैसे विजिट करना है, तो आप गूगल में टाइप करना पीएनबी कैरियर डाउनलोड। ठीक है, उसमें जैसे ही जाओगे तो आपको नीचे दिखेगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट करके दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जैसे बायोडाटा फॉर्म्स हो गया, HRMS फॉर्म्स हो गया, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो पीएनबी है वो आपको दोनों मोड में भेजती है लेटर। एक तो आपको मेल पे भी आएगा, एक बाय पोस्ट भी भेजती है। तो बहुत से लोगों को बाय पोस्ट रिसीव नहीं होती, या तो वो पोस्ट ऑफिस में ही रह जाते हैं या वो रिटर्न चले जाते हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। मेरे टाइम पे मुझे भी रिसीव नहीं हुआ था, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि बाय पोस्ट रिसीव नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मेल पे आया लेटर डैट इज़ सफिशेंट, आप वो लेके जाइए, काफ़ी है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही लेके जाने। तो ये चीज़ें हैं। तो आपका जो ये चीज़ें है ना कि एक्नॉलेजमेंट लेटर, उसको आप फिल कर लीजिए और उसको आपको स्कैन करके ट्रेनिंग सेंटर यानी रिपोर्टिंग सेंटर को आपको भेजना है। ठीक है, एज ए एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि आपने जो ऑफ़र दिया इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसको आप मेल कर दीजिए, डैट इज़ इनफ। ज़रूरी नहीं है बाय पोस्ट भेजने की, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे टाइम तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था, तो उन्होंने बोला था कि आप लेके ही आना लेटर। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको लेके भी जाना है, एक्सेप्टेंस के नाम पे आपको मेल कर देना है सिंपली, जहाँ से मेल आया होगा। और आई थिंक रिपोर्टिंग ट्रेनिंग सेंटर से ही मेल आया होगा आपको, तो उस पर रिवर्ट कर दीजिए। यदि नहीं कहीं और से मेल आया तो आप अपने ट्रेनिंग या रिपोर्टिंग सेंटर को मेल रिवर्ट कर दीजिए कि आई एक्सेप्ट दी ऑफ़र करके, और साथ में वो जो आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसको आप अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई पहली बात। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है उस पर डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एक एक करके। सबसे पहले आपका कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर यही है आपका जो अभी मेल पे आया होगा, ऑफर लेटर जिसको आप बोल रहे हो, वही आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। तो उसका आप प्रिंट निकाल लीजिए, डैट इज़ सफिशेंट। उसके बाद HRMS परफॉर्मा। HRMS परफॉर्मा आपको मिलेगा वही पीएनबी कैरियर डाउनलोड में जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, उसमें से एक HRMS परफॉर्मा। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। फिल कैसे करना है वो वीडियो मैं पिन करूँगा, तो वो उसके सहारे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको 3 फोटोग्राफ भी अटैच करना है साथ में। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर वही है जो अभी मैंने बोला कि एज एक्सेप्टेंस आपको भेजना है, तो वो भी आपको लेके जाना है। फिर से ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो एज ए DOB प्रूफ ही होता है, तो DOB प्रूफ और सर्टिफिकेट दोनों के लिए आपका एक डॉक्यूमेंट काम करेगा। तो आपको अलग से DOB के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र का आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बहुत से लोगों का जो CBSE से 2012 के बाद पास आउट हुए हैं उनको डाउट ये है कि उनका सर्टिफिकेट अलग नहीं है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है। तो यदि एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही लेके जाइए। सिमिलरली 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट
तो इसका अलग अलग है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, तो आप दोनों लेके जाए। बहुत से लोग अभी हो सकता है कि 12th का उन्होंने लिया नहीं होगा या पता नहीं होगा कि पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, तो आप अपने स्कूल में जाइए, स्कूल में सेफली रखा हुआ होता है, आपको मिल जाता है, ठीक है। मेरे को भी बाद में पता लगा, जब ज्वाइनिंग होने वाला था उस टाइम पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैंने भी बाद में जाके लिए थे, ठीक है। तो आप ले सकते हैं आराम से। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको सारे ईयर्स का, सारे सेमेस्टर्स का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। साथ में आपका डिग्री भी लेके जाना है। डिग्री यदि किसी को नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल लेके जाइए, डैट विल वर्क। अदरवाइज आपको पास आउट हुए 1-2 साल हो गए तो आप कॉलेज से पता कर लीजिए, आपको आपका जो डिग्री है वो आ गया होगा, क्योंकि प्रोविजनल तभी तक वैलिड होता है जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ होता है। वंस आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो उस केस में प्रोविजनल काम नहीं करेगा, आपको ओरिजिनल चाहिए, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए, यदि आ गया है तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते कंप्यूटर लिटरेसी प्रूफ। कंप्यूटर लिटरेसी प्रूफ में आपने यार फॉर्म भरते टाइम डाला होगा कि आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर एज ए सर्टिफिकेट किया है, ठीक है। तो कोई भी बेसिक जो सर्टिफिकेशन होता है, चाहे ओ लेवल हो गया, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया, ये सब सारे वर्क करेंगे। कोई बस ये चीज़ है कि आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यार यदि टाइपिंग के मामले में देखो तो मेरा खुद का टाइपिंग फास्ट नहीं है, मैं अभी भी कीबोर्ड देख के ही टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रो होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज में, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए लिटरेसी सर्टिफिकेट मांगते हैं कम बैंक वाले, ठीक है। तो आप देख लो, आपने उसमें फॉर्म में मेंशन किया होगा उस अकॉर्डिंग। यदि स्टिल आपके पास नहीं है तो आप कुछ बनवा लीजिए, ठीक है, इधर उधर से बनवा लीजिए, बन जाता है, तो डैट विल वर्क। उसके बाद आगे बढ़ते 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें लिखा है इन्होंने 1 फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड एंड 2 फ्रॉम गजटेड ऑफिसर और बैंक ऑफिसर। देखो जो मेजर डाउट्स होता है वो अब यहाँ पे फंसेंगे कि यार लास्ट अटेंड यूनिवर्सिटी से मैं कैसे बनवाऊँ, दूर है, ये है वो है, ठीक है। जो वैलिडिटी होता है वो 6 मंथ का ही वैलिडिटी होता है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर आपके अभी प्रेजेंट का हो, मतलब गेजेटेड से हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी हमेशा 6 मंथ ही होता है। उसका रीजन्स क्या है, जैसे मान लो कोई 2021 में कॉलेज से पास आउट हुए आप, ठीक है, आज को 2025 है, 4 साल में आपका कैरेक्टर चेंज हुआ होगा ना यार। तो कोई कैसे बता सकता है कि 2021 में जो कैरेक्टर आपका था वो अभी भी कैरेक्टर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज होगा ही या नहीं होगा, आप खुद सोचो कि 4 साल पहले के अकॉर्डिंग कैरेक्टर डिसाइड नहीं होगा ना। 4 साल पहले कोई अच्छा था तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी उसका मतलब ये चीज़ें अच्छा ही होगा। कोई मान लो क्रिमिनल होता है तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा उसका पास्ट रिकॉर्ड भी क्रिमिनल होता है। तो आई एम सेइंग जस्ट लाइक कि बहुत से लोग इस बात पे भी आर्गूमेंट कर रहे थे कि यार कॉलेज का है तो वो कभी का भी वैलिड होगा, बाकी गजटेड से है तो 6 मंथ का वैलिडिटी होता। तो 6 मंथ का वैलिडिटी का मैंने रीज़न बताया एक्चुअल कि रीजन्स यही होता है कि ये सब चीज़ें चेंजेस होते हैं, ट्रेड्स जो होता है, कैरेक्टर जो होता है वो चेंजेस होता है, तो इसीलिए हम रिसेंट वाला देखते हैं। तो मान लो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनका मान लो कॉलेज यूनिवर्सिटी दूर है, या फिर किसी ने डिस्टेंस से किया तो वो देते नहीं है, या फिर किसी का कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा भी है जो बंद हो गया है, तो इन डैट केस आप क्या कर सकते हैं कि 3 अलग अलग गजटेड ऑफिसर से भी बना सकते हैं, डैट विल वर्क। हमारे टाइम भी क्या हुआ था कि ये चीज़ें लिखा हुआ था हमारे ऑफर लेटर में भी, तो मेरा भी 2-4 साल का गैप था तो मैंने जैसे तैसे करके बनवाया था, ठीक है। तो लेकिन जब वहाँ पे गया था मैं ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग 3 गजटेड ऑफिसर से भी बनवाए थे, वो भी एक्सेप्ट हुआ था। तो लिखते हैं ये, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लास्ट अटेंड कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना ही चाहिए। यदि हो पाता है तो ऑल इन गुड, यदि नहीं होता है तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बनवा सकते हैं। दूसरा बहुत से लोग पूछते हैं कि यार ऑनलाइन मंगवा ले क्या, तो ऑनलाइन वाला देखो यार वैलिड नहीं होता है। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट हार्ड कॉपी में ही चाहिए होता है, वही वैलिड होता है। तो ये मैंने बता दिया, बाकी बैंक ऑफिसर से भी आप बनवा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप पीएनबी के बैंक में चले जाइए, वहाँ बोल दीजिए कि सिलेक्शन हुआ है करके, तो बनवा लीजिए। दो वो गजटेड ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपको वो ये बात बोलेंगे कि हम गजटेड नहीं है, हम ऑथराइज नहीं है साइन करने का, लेकिन यू कैन कन्विंस कि बैंक ने बोला है, ठीक है। अब क्लियर देखो ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैंक ऑफिसर, तो आप बनवा सकते हैं बैंक ऑफिसर से, ठीक है। तो गजटेड भले नहीं होते लेकिन बैंक एक्सेप्ट करते हैं, तो बस अपना काम है कि काम होना है, तो आप मैनेजर से जाके बनवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बैंक ऑफिसर लिखा है तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि यार स्केल 3 एंड अबव होना चाहिए या स्केल 4 होना चाहिए, जाके आप मैनेजर से साइन करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी आप जो गवर्नमेंट स्कूल के
प्रिंसिपल होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। फिर से आप जो एसडीओ, डीएम ये सब होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार ये सब होते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर से आप एमएलए एमपी से भी बनवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाता है, आप बनवाएंगे हो जाएगा। तो इसमें मेन वही, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा एलोबरेट किया कि बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं लास्ट अटेम्प्ट यूनिवर्सिटी वाले से। तो यदि नहीं भी होता है तो काम चल जाएगा, लेकिन यू शुड ट्राई। ठीक है, एक सर्विस ऑन परफॉर्मा, ये तो आपका जो भी है इन कैटेगरी से तो उन लोगों को बेटर पता होगा। तो आपको वो जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है वो फिल करना होता है, साथ में रिलीविंग सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल, यदि आपने कोई एक्सपीरियंस दिया है फॉर्म में, या फिर अभी आप वर्किंग है, अभी रिजाइन करके ज्वाइन करने जा रहे हो पीएनबी, तो आपको उस केस में रिलीविंग लेटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस भी चाहिए कि आपका कंडक्ट कैसा था करके। और ये सेक्रेट होना चाहिए, एक बंद लिफाफा में आपको जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं उनसे लेना है और वो लेके जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमिलियर क्लाउज, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखो इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है ना, ईडब्ल्यूएस का इन्होंने मेंशन किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का वैलिड होना चाहिए, क्लियर मेंशन कर दिया है। और ओबीसी के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि आफ्टर 1/4/2024 के बाद इशू होना चाहिए। इसमें इन्होंने ये बिल्कुल नहीं मेंशन किया है कि नोटिफिकेशन ईयर के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा क्या बोले, ये रिलैक्सेशन है कि आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सपोज कोई 1/4/2025 के बाद भी बनाया है तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले के लिए क्या है कि 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2024 से पहले वाला ही उनके पास होना चाहिए। अब यदि कोई ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, तो आपके पास यदि ऑप्शन है तो यार बनवा लो, नहीं ऑप्शन है तो जो नया वाला है वो लेके जाओ। ठीक है, फिर तो उन पे डिसाइड करते हैं कि वो क्या कंसिडर करते हैं। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये यदि किसी के पास है, मतलब जो इस कैटेगरी से आते हैं, तो 40% एबव का ये साइन होना चाहिए। और जो कमेटी के 2-3 डॉक्टर्स होते हैं उनका साइन होता है, फिर से सीएमओ का डॉक्टर होता है, सीएमओ होता है, उसका साइन और सील होता है। तो आप प्रॉपर फॉर्मेट देख लीजिए और उस फॉर्मेट में आप लेके जाइए सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट का आपको जो डॉक्यूमेंट है ना, मतलब प्रोफॉर्मा, वो आपको वही पीएनबी कैरियर डाउनलोड से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए डॉक्यूमेंट। और ये आपको किससे बनवाना है, तो देखो पीएनबी का क्या होता है ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं हर एक सिटी में, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा पीएनबी के साइट से, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बनवा सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करोगे जाके, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि ये जाके टेस्ट करवा लो, उसके बाद तुम आना, हम बस साइन स्टाम्प करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो आपको इतना झमेला में नहीं पड़ना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप बेटर क्या करिए कि परफॉर्मा निकालिए, आप जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। ठीक है, वो पर्ची कुछ कटता है वो ले लीजिए, या फिर वहाँ के प्यून को पकड़िए, वहाँ से वो साइन स्टाम्प करवा लीजिए। ठीक है, आई थिंक जो मैं हिंट दे रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से करवा लीजिए, साइन स्टाम्प करवा लीजिए। हाँ, ये चीज़ें होता है कि जो एक्सरे भी मांगते हैं ना इसमें, तो एक्सरे वाला चीज़ शायद नहीं होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो आप वो बाहर से बनवा सकते हैं, बाहर से करवा सकते हैं। एक्सरे आप सर्टिफिकेट, एक्सरे रिपोर्ट बनवा लीजिए। तो एक्सरे का जो फिल्म होता है ना, मतलब ब्लैक वाला, ठीक है, तो वो भी लेके जाना होता है आपको। और जो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होता है ना, वो वही होता है, वही बनाते हैं आपका, जो जहाँ पे एक्सरे आप एक्सरे करवाएंगे ना, तो आपको फिल्म के साथ साथ एक रिपोर्ट देगा जिसमें वो रिपोर्ट लिखा होता है, वो जो फिल्म होता है उसके डिटेल्स लिखे होते हैं कि उसमें क्या फाइंडिंग्स मिले हैं। ठीक है, तो वही होता है रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखते हैं वो फिल्म, ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, हालांकि उन वो कोई डॉक्टर तो बैठे नहीं होते टीवी में, लेकिन वो थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो ये आप अच्छे से बनवाइए एक्सरे और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। बाकी जो टेस्ट है नॉर्मल से, आपके आँख का टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये सब नॉर्मली वो लोग लिख देते हैं और साइन स्टाम्प कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे प्यून वगैरह को पकड़ लीजिए, वो लोग को आइडिया होता है यार, वो लोग एक्सपर्ट होता है ये सब में। ठीक है, तो वो आपको करवा के दे देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दे दो, उसका हो जाएगा काम।
अदरवाइज आप मान लो गए पीएनबी इसके पास, तो पीएनबी का कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हर एक सिटी में कुछ डॉक्टर से टाई अप करके उन्होंने रखा है, तो वो आपको प्रॉपर बोलेंगे कि आप जाके टेस्ट करवाइए, या फिर वो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका खर्चा भी बढ़ेगा, परेशानी भी बढ़ेगा, और अलग से फिर आपको डॉक्टर को भी पैसा देना है और फिर उधर भी पैसा देना है, ठीक है। तो इस मामले में मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा लीजिए, डैट इज़ बेस्ट। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है इनके केस में कि आपको उनके ऑथराइज डॉक्टर से ही करवाना है। ओके। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एग्रीमेंट ऑफ सर्विस टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर स्टाम्प ड्यूटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। देखो यार, इसमें क्या है कि इंडेमनिटी बॉन्ड जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइप का एक फॉर्मेट होता है सर्विस एग्रीमेंट का, कि आप पीएनबी में सर्विस करने जा रहे हो तो आपके साथ एक एग्रीमेंट टाइप से, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि आप वहाँ पे जाइए, मतलब ट्रेनिंग में जाएंगे ना तो वो बनवा देंगे आपको, तो बेटर है कि आप वहाँ पे ही बनवा लीजिए, अभी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या है ना कि जिस स्टेट में आपका ट्रेनिंग होगा ना वहाँ का स्टाम्प लेना पड़ता है, तो जो स्टाम्प का ये होता है ना पैसा, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हम लोगों के टाइम क्या हुआ था कि हमने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बना लिया, बाद में पता लगा कि जिस स्टेट में ट्रेनिंग है उस स्टेट के हिसाब से वो वाला चला नहीं, मतलब अलग है, ठीक है, जो वैल्यू है वो अलग है, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं है। तो आप बेटर है कि वहाँ पे जाइए, वो बनवा देंगे आपसे, पैसा आपको ही पे करना है। ऑफकोर्स यहाँ भी घर पे भी बनाओगे तो आपको ही पे करना है, वहाँ पे भी आपको ही पे करना है, तो वो आप पे कर देना। तो हमारे टाइम भी मैक्सिमम लोग बना के लेके गए थे, लेकिन किसी का यूज नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही रखा हो गया, अभी मेरी भी फाइल में रखा होगा अभी तक वो, ठीक है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बनवाया, तो जो पैसा कुछ लगा था 1012 से, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो उन्होंने हम लोगों ने पे किया था और वो बना के दे दिए थे, ठीक है। तो बेटर है कि आप वहाँ से बनवा लीजिए। उसका एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म, फिडिलिटी सेक्रेसी, ये दोनों जो है आपको वहीं पीएनबी डाउनलोड से मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में यदि आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड पे एड्रेस है तो ठीक है, वो चलेगा। अदरवाइज यदि नहीं, आपका एड्रेस डिफ़र करता है आधार कार्ड से, तो जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ के नाम पे आपका या तो यूटिलिटी बिल हो सकता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, घर का पेपर हो सकता है, ये सब कुछ आपका एड्रेस प्रूफ एज एड्रेस प्रूफ काम करेगा। अदरवाइज यदि आपका एड्रेस सेम है आधार से, मोस्टली जो कि लोगों का होता है, तो आपका आधार कार्ड ही आपका एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। रेफरेंस फॉर्म, ठीक है, उसके बाद रेफरेंस फॉर्म्स भी आपको वहाँ से मिलेंगे, क्या बोलते हैं डाउनलोड से, ठीक है। रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं अभी, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल लिस्ट, ठीक है। बाकी रेफरी का थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। रेफरी का क्या है पीएनबी में सीन कि 2 रेफरी का आपको नाम मांगेंगे, वो क्राइटेरिया लिखते हैं कि आपको 5 साल से ज़्यादा आपसे जानते हैं ये वो, ठीक है। तो ठीक है, सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तो उसमें आपको किसका नाम लिखना है, तो वो आपको रिलेटिव का नाम नहीं लिखना है, ऐसा वो बोलते हैं। बाकी आपको जिसका मन है यार लिख दो, ठीक है। आप घर के आसपास का 2 लोगों का नाम लिख दो, उनका डिटेल लिख दो। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जॉब में होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, ऐसा कुछ देखो यार ज़रूरी नहीं है। मैंने तो ये दिए थे पीएनबी में 2 लोगों का नाम, तो दोनों तो अनएम्प्लॉयड ही थे यार, घर पे ही थे दोनों, और आसपास के ही लोगों का दिया था, तो दोनों के पास लेटर गया था। तो बैंक लेटर भेजती है, उसमें उनसे पूछती है आपके बारे में कि आपका क्या कैरेक्टर है, क्या कुछ केस है कि नहीं, ये सब चीज़ें, और उनको वापस भेजना होता है बैंक को। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सारे बैंक्स में ये नहीं है, लेकिन पीएनबी का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जाता है लेटर, तो आप सही से एड्रेस दो, सही से मोबाइल नंबर डिटेल्स वगैरह दो रेफरी का, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के पास का ही देना है, आप थोड़ा दूर का भी दे सकते हो, दोस्त का भी दे सकते हो, लेकिन फ्रेंड का अवॉइड करो। जनरली आप थोड़ा सा मतलब इस टाइप का दो, ठीक है, ताकि वो रिसीव करे, भेज दे आराम से, ठीक है। बस इतना ही है रेफरी का, और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी टाइप का ही है। उसके बाद सिविल का, सिविल आपको पीएनबी ने 680 मांगे, तो इस केस में क्या है कि आपका यदि 680 है, आप निकाल लो अभी। ये कैसे निकालोगे, तो आप बैंक से जाके निकाल लीजिए, बोलिए कि आपका ये है करके, ठीक है। तो कुछ बैंक शायद चार्ज भी करती है, कुछ वैसे भी आपको दे देती है, तो आप अपने बैंक से जाइए, वहाँ पे निकाल लीजिए सिविल का ये। अदरवाइज आप खुद से भी निकाल सकते हैं। सिविल का एक जो होता है रिपोर्ट, वो फ्री होता है ईयरली, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं।
तो सिविल क्या कैसे आता है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तब वो देख सकते हैं कि यदि आपका कोई लोन वगैरह नहीं है तो -1 आएगा, अदरवाइज 300 से इसके बीच में आएगा, ठीक है, 300 से 900 के बीच में आएगा। क्योंकि यहाँ पे 680 लिखा है, बहुत से लोगों का -1 आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा तो -1 आ रहा है। तो यदि न्यू टू डिपोर्ट है, आप न्यू है, कोई लोन नहीं है आपके नाम पे, तो -1 ही आता है, डैट इज़ अ गुड स्कोर। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यदि 300 और 900 के बीच में आता है आपका, तो आपका 680 एंड अबव होना चाहिए। यदि आपका नहीं है किसी भी रीजन से, तो उसके लिए आप प्रॉपर एनओसी बना लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का बैंक से कोई लोन था, वो इरेगुलर था, अभी रेगुलर हो गया, तो आप वहाँ से एक लेटर ले लीजिए बैंक से कि आपका लोन अभी रेगुलर चल रहा है, चीज़ें सही है, तो दे में कंसिडर, ठीक है। क्योंकि सुनने में आया है कि पीओ वाले में कुछ लोगों को शायद उन्होंने रिटर्न किया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं था रिगार्डिंग सिविल उनका ख़राब था, लेकिन उनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, प्रॉपर रीजन्स नहीं था, तो उनको बाद में शायद एक्सटेंशन दिया कि आप इतना दिन में अपना सबमिट करिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा करके। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आप बेटर जिस भी रीजन्स आपको ऑफकोर्स पता होगा, सिविल आप देखोगे तो आपको पता होगा कि कौन सा लोन के कारण हो रहा है या किस कारण से हो रहा है। तो रातों रात तो सुधरते नहीं है सिविल, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो उसमें आप देखिए, मान लो कुछ लगता है चीज़ें कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सही नहीं है, तो सिविल पे एक ऑप्शन ये भी होता है डिस्प्यूट रेज करने का, तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, तो सिविल फिर आपका करेक्ट होकर आ जाता है। तो ऐसा कुछ है तो आप देख लीजिए। अदरवाइज यदि आपका कोई लोन वगैरह था पास्ट में, जो एनपीए हो गया, इरेगुलर हो गया, अभी ठीक है, स्टैंडर्ड है, तो आप उस केस में एक लेटर ले लीजिए बैंक से, वो लेके जाइए साथ में, तो डैट विल वर्क, वो आपसे अंडरटेकिंग लेके ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये एक मेजर डाउट था। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बैंक करवाती है, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिखा ऐसा है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है डैट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, वो बैंक करवाएगी। आपके कन्फर्मेशन 6 मंथ का होता है ना आपका प्रोबेशन क्लर्क में, तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो मतलब कन्फर्मेशन से थोड़ा पहले वो करवाएगी। पुलिस कन्फर्मेशन होने के बाद ही कन्फर्मेशन आपका होता है, उसके बिना कन्फर्मेशन नहीं होता है। तो बैंक क्या करती है, आपके एसपी ऑफिस एक लेटर भेजती है, एसपी ऑफिस से वो आपके नियरेस्ट थाना में जाता है, और थाना से वो लोग आपका वेरीफाई करके वो लेटर लिख के वो वापस भेज देते हैं बैंक को। तो डैट इज टाइप ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन, यही होता है पुलिस वेरिफिकेशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ज्वाइनिंग के बाद। बाकी एग्रीमेंट का मैंने बता दिया कि एक सर्विस एग्रीमेंट वाला है, वो आपसे वहाँ पे बनवाएंगे। एक कैशियर एग्रीमेंट करके भी कुछ लिखा है, वो आपको नहीं बनाना है यार, कैशियर हर कोई नहीं बनते हैं, बहुत सारे क्लर्क बनेंगे। हालांकि मैं भी ब्रांच ज्वाइन किया था तो कैशियर ही बना था, लेकिन ऐसा कुछ एग्रीमेंट तो बनाया नहीं गया था यार। तो आप इसको स्किप करिए, ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्विस एग्रीमेंट का है, वो आपको बनवा सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपको सेंटर पर बनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद एनपीएस के लिए आपको फ़ोटो, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, सिग्नेचर। इसमें बहुत से लोगों को डाउट है, कैंसिल चेक नहीं है मेरे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं यार, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा बहुत से लोगों के पास, तो आप ट्रेनिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पे वो अकाउंट खुलवा देंगे, तो वहाँ पे आपको चेकबुक, पासबुक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, तुरंत नहीं होता है। तो एनपीएस अकाउंट ठीक है, वो बाद में भी होते रहेगा। जो भी आपका पैसा यदि डिडक्ट भी होता है 1-2 महीने का, तो वो डिडक्ट होके एक ही साथ बाद में आ जाएगा, जब आपका एनपीएस प्लान जनरेट हो जाएगा उस केस में आ जाएगा। तो पीएनबी ये सब चीज़ें में सही है यार, वो करवा देती है ये सब आपका, ठीक है। प्लान वगैरह सब हो जाता है बैक एंड से, वो आपको करवा के देगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लोड नहीं लेना है। कैंसिल चेक नहीं है तो, अब अकाउंट ही नहीं है यार, तो कैंसिल चेक कहाँ से होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो अकाउंट खोल देंगे, सब आपका कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोगों का अभी ट्रेनिंग अलग अलग जगह होगा, जिस भी स्टेट से अप्लाई किया होगा, हो सकता है कि कहीं और से ट्रेनिंग हो रहा होगा। तो यार घर से जो आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे उसका कोई आपको अलाउंसेस नहीं मिलते, कोई फेयर नहीं मिलेगा। जब ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइनिंग के लिए ब्रांच जाओगे, उस केस में आपको जो भी TADA होता है ट्रैवलिंग का, शायद सेकेंड AC का है क्लर्क का, तो उसका फेयर जो होता है, और साथ में डायम वगैरह जो है, एलिजिबल डायम आपका, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जानने टाइम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे टाइम भी क्या था यार, ज्वाइनिंग के टाइम वो अग्निवीर वाला चल रहा था स्ट्राइक, तो मैंने कितना 14,000 का लिया था फ़्लाइट का टिकट, ठीक है, कुछ नहीं रीइंबर्स हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि फ़्लाइट का क्या, वो फर्स्ट AC का भी नहीं करेगी। तो जो एलिजिबिलिटी है, हालांकि इमरजेंसी था यार, उस केस में सारे ट्रेन वगैरह बंद थे, लेकिन ये सब बैंक कुछ नहीं सुनेगी। तो जाने का आपको कुछ नहीं दे रही हो, ठीक है। तो वो मेरा समझो कि कितना 50% फर्स्ट मंथ का सैलरी उसी में गया था, ठीक है। तो खैर ये एक एक्सपीरियंस था। तो
बोलने का ये मतलब है कि आप जाने का टाइम का अपना देख लो, वो कुछ नहीं करेंगे। जब आप ट्रेनिंग सेंटर से ब्रांच जाओगे उस केस में आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अरेंजमेंट कर लेना, वो आपका पैसे रिम्बर्स हो जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट आपका ये भी लिखा है कि लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ। तो अब इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट होगा कि यार जो अप्लीकेशन फॉर्म्स में है वो फ़ोटो नहीं चलेगा क्या, हमको क्या अभी नया खिंचवाना है स्टूडियो में जाके? तो बिल्कुल नहीं खिंचवाना है यार, ऐसे ही लिखते हैं, सारे पॉइंट को दिल पे नहीं लेना होता है। आपके पास जो फ़ोटोग्राफ है अप्लीकेशन फॉर्म वाला बेटर है, वही आप लेके जाइए, 10-15 कॉपी ले लीजिए, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि अभी काम आते रहेगा आपको आईडी प्रूफ के लिए, फिर से और भी चीज़ें के लिए, अकाउंट खोलने के लिए एनपीएस के लिए। तो आप 15-20 फ़ोटो लेके जाइए, ठीक है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स में फ़ोटो है वही ले लीजिए, काफ़ी है। तो ये चीज़ें, बाकी जो जेरोक्स का है आप 2 सेट बना लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका डिस्कस किए मैंने, 2 सेट बना लीजिए उसका, वो लेके जाइए। तो ये चीज़ें हो गया। होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि डीबी में क्या क्या लेके जाना है। बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है यार, पीएनबी का ये चीज़ है कि वो करवा देगी ये सब कुछ आपको आराम से वहाँ पे, तो रिलैक्स रहिए। बाकी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क। बाय बाय, टेक केयर।